गुड स्टूडेंट, पिछली कक्षा में हम ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण। भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामीण लोग हैं वो रोजगार की प्राप्ति के लिए, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा आदि के लिए ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ करके नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा सुविधाएं अधिक पाई जाती हैं, इसलिए ग्रामीण जो क्षेत्रों से लोग नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। यदि हम आंकड़े देखें 2011 के, तो 2011 में 31.20% लोग नगरीय बस्तियों में रहते हैं। 31.20% लोग नगरीय बस्तियों में रहते हैं। तो ऐसे कारण क्या हैं जो इनको नगरीय बस्तियों की ओर आकर्षित करते हैं? तो पहला कारण है कि गांवों की अपेक्षा नगरों में अधिक सुविधाएं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक सुविधाएं पाई जाती हैं। अच्छे शिक्षा के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, उसके बाद चिकित्सा सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में बेहतर है, और पक्की सड़कें हैं, रोजगार के साधन हैं। तो विभिन्न जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक हैं। दूसरे नंबर पर प्रत्येक व्यक्ति नगरों की तरफ जाना पसंद इसलिए करता है क्योंकि वहां पे परिवहन की सुविधा है, रोजगार के साधन है। नगरीय जो क्षेत्र है वो गांवों की अपेक्षा अधिक जो विकसित है। तो दूसरा कारण है कि नगरीय आकर्षण भी लोगों को प्रभावित करता है। बड़े बड़े पार्क हैं नगरों में, तो ये भी आकर्षण लोगों को, खेल के मैदान हैं, तो बड़े बड़े ये जो पार्क, खेल के मैदान, ये आकर्षण का केंद्र होते हैं, इसलिए लोगों को आकर्षित करते हैं। तो नगरीय आकर्षण भी जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरे नंबर पर शिक्षा का प्रसार। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार ज्यादा है, रोजगार के विकल्प वहां पे ज्यादा है, इसलिए जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग हैं वो शहरों की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद में अगला है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है, विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं वो विकसित होते हैं। तो कहीं न कहीं ये कारण ऐसा है जो लोगों को आकर्षित करता है। उसके बाद में नंबर 5 परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास एवं संचार के साधनों का परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, इसलिए लोग नगरीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। अगला है कृषि का इलाकाकरण। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग अधिकतर कृषि पर निर्भर हैं। अब कृषि से उनकी जो लागत वो भी नहीं निकल पाती है, ऐसे में अन्य रोजगार के लिए वो लोग नगरीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है। उसके बाद में अगला है कुटीर एवं लघु उद्योगों की समाप्ति। कुटीर एवं लघु उद्योगों की समाप्ति। ग्रामीण क्षेत्रों से लघु एवं कुटीर उद्योग समाप्त हो गए,
ऐसे में रोजगार के साधन या रोजगार के विकल्प लोगों के पास नहीं बचा है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों की तरफ रोजगार की प्राप्ति के लिए जो नगरीय क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं। अब यदि हम बात करें कि ये जो कारण अपन ने पढ़े कि ये जो सारे कारण से ग्रामीण जो जनसंख्या है वो नगरीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित हुई है। अब इस सबसे नगरों का जो आकार है, नगरों में जनसंख्या का आकार है वो बढ़ गया है। इसके कारण नगरीय क्षेत्र का पर्यावरण, वहाँ का लिंगानुपात, वहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं, सामुदायिक सुविधाएं, उन पर इसका विपरीत प्रभाव दिखाई देता है। यानी ये सारी चीजें वहाँ पर लगातार बढ़े, लिंगानुपात में वहाँ पे कमी हो रही है, पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याएं वहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद में गंदगी के ढेर, ये सब वहाँ पे दिखाई देते हैं। ये ऐसे कारण हैं जो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न हुए हैं। अब अपन बात करेंगे लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात से अभिप्राय, लिंगानुपात किसी क्षेत्र में महिला और पुरुषों के अनुपात को प्रदर्शित करता है कि पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो लिंगानुपात की परिभाषा क्या है? किसी यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की औसत संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात कहते हैं। अब अपन बात करें कि लिंगानुपात का सूत्र क्या है। तो लिंगानुपात का सूत्र है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1। यानी जितनी स्त्रियां हैं और पुरुष जितने हैं तो स्त्रियों की संख्या ऊपर और हर में पुरुषों की संख्या इंटू 1000 से गुणा कर दे तो लिंगानुपात निकल करके आता है। किसी क्षेत्र विशेष में स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात है वो लिंगानुपात के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम भारत में लिंगानुपात के बारे में स्थिति देखें तो लिंगानुपात में विगत 100 वर्षों में बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। यदि 1921 की बात करें, हम 1901 की बात करें, 1901 में भारत का जो लिंगानुपात था वो 972 था। 1951 की बात करें, 1951 में भारत का लिंगानुपात 945 था। 1991 की बात करें तो 1991 में भारत का जो लिंगानुपात था 927 था और 2011 में भारत का लिंगानुपात है वो 940। तो इस तरह से यदि हम विगत 100 सालों का आंकड़ा देखें तो उन 100 सालों में लिंगानुपात में रेगुलर कमी आई है। 2011 और 2001 के आंकड़े यदि हम देखें तो 2001 में 933 था, उससे बढ़कर के 940 हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े थोड़े वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। बाकी विगत 100 सालों में लिंगानुपात में रेगुलर कमी देखने को मिली है, लगातार परिवर्तन देखने को मिला है। तो ये सभी स्थिति विश्व के प्राय जो विकसित देश हैं उनमें देखने को नहीं मिलती है। यानी दुनिया के पिछड़े देश या विकासशील देश ऐसे क्षेत्रों में जहां पर महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमतर है, ऐसे क्षेत्रों में लिंगानुपात में परिवर्तन देखने को मिला या लिंगानुपात पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का कम होता है। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं बहुत सारे जो रीजन है उनके कारण हुई है। यानी लिंगानुपात में कमी का जो कारण क्या रहा है, तो लिंगानुपात में कमी का कारण यह है कि पहली बात तो हमारे
लिंगानुपात में कमी का कारण। पहले नंबर पर बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता देना। यानी हमारा पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष प्रधान समाज में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि उसके कम से कम संतान के रूप में एक पुत्र होना अवश्य चाहिए। ऐसा हमारे जो पुरानी परंपराएं, उन परंपराओं का लोग अनुसरण करते हैं, रूढ़िवादी परंपराओं में लोग जकड़े हुए हैं, इसलिए बालिकाओं की अपेक्षा बालकों के जन्म को वो ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद में नंबर दूसरा है बाल विवाह। बच्चों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। कम उम्र में शादी करने के कारण कम उम्र में जो प्रसव होना भी एक क्या है, बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। ऐसे में कम उम्र में उनको ठीक प्रकार से पोषण नहीं मिल पाता है, उनकी ठीक प्रकार से देखभाल नहीं हो पाती है। ऐसे में जो बाल विवाह भी एक सबसे बड़ा लिंगानुपात में कमी का कारण है, क्योंकि कम उम्र में जब प्रसव होता है तो ऐसे स्थिति में समय पर इलाज नहीं मिले तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो बाल विवाह भी एक सबसे बड़ा कारण है। नंबर तीसरा है स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। हमारे पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियां केवल घर का कार्य करती हैं, तो आर्थिक स्थिति से आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होती हैं, इसलिए वो पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। तो ठीक प्रकार से खाना पीना रहन सहन ठीक प्रकार से उनका नहीं हो पाता है, तो आर्थिक परतंत्रता के कारण विभिन्न प्रकार की वो बीमारियों में जकड़ी रहती है, अपना इलाज नहीं करवा पाती हैं। तो ये भी एक लिंगानुपात में कमी का कारण है। उसके बाद में प्रसव के समय महिलाओं की तो ये भी एक कारण है। हमारे भारत में अधिकतर ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहां महिलाओं को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, प्रसव के समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। ऐसे में प्रसव के समय उन महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद में अगला कारण है स्त्रियों में अशिक्षा के कारण भी वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अवेयर नहीं हो पाती है, रोजगार की उन्हें प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं हो पाती है। तो ये भी कारण है, एक सबसे बड़ा जो कारण है वो लिंगानुपात में कमी का कारण है। तो इस तरह से लिंगानुपात में कमी का ये 5 कारण है। बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता देना, बाल विवाह, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता, प्रसव के समय महिलाओं की मृत्यु, स्त्रियों में अशिक्षा। तो इस तरह से ये स्थिति जो लिंगानुपात में कमी का कारण है। अब यदि हम राज्य स्तर पर लिंगानुपात को देखें तो भारत का लिंगानुपात जो है वो 940 है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है 1084। और यदि राजस्थान की बात करें हम तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928। अब अलग अलग राज्यों में लिंगानुपात के जो कारण हैं वो अलग अलग है। लिंगानुपात यानी लिंगानुपात अलग अलग है।
कोई राज्य ऐसा है जहां पर लिंगानुपात सर्वाधिक है, कोई राज्य ऐसा है जहां पर लिंगानुपात कम है, औसत से अधिक है, औसत से कम है। तो इस आधार पर हमने जो भारत की कुल जनसंख्या को दो जो लिंगानुपात के आधार पर दो भागों में बांटा है। पहले नंबर पर राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य, राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य। अब राष्ट्रीय औसत कितना है हमारा? राष्ट्रीय औसत है 940 से अधिक। अब हम देखेंगे कि 940 से अधिक लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं उनमें केरल का जो लिंगानुपात है, केरल का लिंगानुपात 1084, तमिलनाडु का लिंगानुपात है वो 995, आंध्र प्रदेश, यानी राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में ऐसे राज्य आते हैं जहां 940 से अधिक लिंगानुपात है। तो इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात 1084 केरल, उसके बाद तमिलनाडु 995, आंध्र प्रदेश का 962, उसके बाद में पांडिचेरी का जो है वो 1031 केंद्र शासित प्रदेशों में, उसके बाद में लक्षद्वीप का 945, ऐसे राज्य हैं जहां पर लिंगानुपात अवरोही क्रम में राष्ट्रीय औसत से अधिक है, यानी 940 से अधिक जो लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं उनमें केरल 1084, तमिलनाडु 995, आंध्र प्रदेश 962, पांडिचेरी का 1031 और लक्षद्वीप का 945 है। अब इसके बाद में यदि हम बात करें नंबर 2, राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्य, यानी अपन बात करेंगे सीधे 940 से कम लिंगानुपात वाले राज्य। तो इसमें हरियाणा सबसे कम, भारत में सर्वाधिक केरल में 1084 और सबसे कम हरियाणा में हरियाणा में 877। तो सबसे पहले नंबर पर इसमें हरियाणा 877, हरियाणा के बाद में जम्मू कश्मीर 883, इसके बाद में सिक्किम 889, इसके बाद में दमन एवं दीव 618, केंद्र शासित प्रदेश में 618 और दादर एवं नगर हवेली में 775, दादर एवं नगर हवेली में 875। इसके साथ साथ चंडीगढ़ की हम बात करते हैं। चंडीगढ़ में ये जो है वो 818 पाया जाता है। इस तरह से लिंगानुपात के आधार पर भारत को दो भागों में बांटा गया है,
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य यानी राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात और राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात। राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में केरल 1084, तमिलनाडु 995, आंध्र प्रदेश 962, पांडिचेरी 1071 और लक्षद्वीप 945 लिंगानुपात रखते हैं। वहीं राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात में हरियाणा 877, जम्मू कश्मीर 883, सिक्किम 872, दादरा नगर हवेली 875 और चंडीगढ़ 818 लिंगानुपात रखते हैं। इस तरह से ये लिंगानुपात पूरे भारत में पाया जाता है। थैंक यू। कल नेक्स्ट टॉपिक पर